अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिना असद के कलम से तहरीर करदा नावल प्रिंस चार्मिंग के एपिसोड नंबर 9 को लेकर। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए वीडियो को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको इस नावल की हर नई अपलोड होने वाली किस्त की नोटिफिकेशंस फ़ौरन मौसूल हो सके। अब आते हैं एपिसोड नंबर 9 की जानिब। दिया बेटा, अमन की ब्लैक शर्ट प्रेस कर देना याद से, आज रात उसे ऑफिशियल डिनर पे जाना है। सफ़िया खानज़ादा ने उसे कहा तो वो इस बात में सर हिलाकर अंदर बढ़ गई और कबर्ड खोलकर उसमें से ब्लैक शर्ट निकाल कर प्रेस करने लगी। जाने उसके दिल में क्या समाई। उसने उसे प्रेस करने के बाद इस्त्री को फुल स्पीड पे रखा और फिर उसके कॉलर पर रखकर खुद आराम से बिस्तर पर लेट गई। सर के नीचे हाथ रखे आंखें मूंद गई। थोड़ी देर बाद उसे जलने की बू आई तो उसने देखा शर्ट में से धुआं निकल रहा था। वो मुस्कुराकर उठती हुई आयरन स्टैंड के पास आई और इस्त्री शर्ट के ऊपर से उठाई। शर्ट का कॉलर जलकर खाकस्तर हो चुका था। उसने शर्ट उठाकर हैंग की, फिर बाहर निकल गई। मॉम, ये सनाया का पासपोर्ट। अमन रात में जब वापस आया तो उसने सफ़िया खानज़ादा को पासपोर्ट पकड़ाया। इतनी जल्दी बन गया? उन्होंने हैरानगी से पूछा। जी अम्मी जान, अर्जेंट बनवाया है। दिया पानी का ग्लास ट्रे में रखे उसके पास आई तो उसने कुचरती हुई नज़र डालकर दिया से ग्लास पकड़ लिया। बैठ कर पियो अमन। अब इतनी भी क्या जल्दी? वो अमन को खड़े हुए पानी पीते हुए देखकर डपटने के अंदाज में बोली। जी अम्मी। वो वहीं सोफे पर बैठ गया। अमन, तुम जाओगे सनाया के साथ? वहाब खानज़ादा ने पूछा। मैं कैसे जा सकता हूँ, ऑफिस में इतना काम है और आजकल मेरे नए ऑफिस की कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो फिर मैं चला जाऊँ सनाया के साथ? वहाब खानज़ादा ने कहा। बाबा, आप कैसे सफ़र कर सकते हैं? आपको डॉक्टर ने फ़िलहाल मना किया है सफ़र करने से। अमन ने तफक्कुर भरे अंदाज में कहा। मैं चली जाऊँगी सनाया के साथ। सफ़िया खानज़ादा ने बात ही ख़त्म की। चलो ठीक है, तुम चली जाओ। वहाब खानज़ादा ने सोच विचार के बाद हामी भर ली। अमन, तुम मेरी और सनाया की टिकट्स बुक करवा दो, सफ़िया खानज़ादा ने कहा। जी ठीक है, मैं करवा दूँगा। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही दिया के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अभी आई आवाज़। दिया, वो खुद ही से मुखातिब थी। 1 2 3 4 5। दिया। अमन खानज़ादा की बुलंद गुसीली आवाज़ आई। उसके होंठों के साथ आंखें भी मुस्कुराने लगी। अब आएगा मज़ा, वो दिल में बोली। जी आई, वो हाँक लगाते हुए बोली और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने और अमन के मुश्तरका कमरे की तरफ बढ़ी। अम्मी ने कहा था कि अपने होने का एहसास दिलाओ। अब देखते हैं कि हिटलर की जानशीन करते क्या हैं। दिया बेटा, आग तो तुमने लगा दी, अब देखो धुआं कब तक उठेगा। वो बुड़बुड़ाते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। दिया को लगा कि उसके अंदर जाते ही अमन ने गुस्से में उस पर झपट पड़ेगा। एक आ तो थप्पड़ रसीद कर देगा या फिर अच्छी खासी बेइज्जती होगी। मगर ये क्या, अमन साहब तो बेड पर मौजूद तकिया पुश्त पर रखे बेड ग्राउंड से टेक लगाए नीम दराज सा था। पाँव मुसलसल हिल रहे थे। उसका चेहरा स्पॉट था। वो उसके चेहरे से कोई अंदाज़ा ना लगा पाए कि वो उस पर गुस्सा है या नहीं। दिया दुपट्टे के किनारे को उंगलियों पर लपेटते हुए अंदर से थोड़ा डरी हुई थी। अमन खानज़ादा बड़ी फुर्सत से उसके तासुरात मुलाहिजा फरमा रहा था। शर्ट पकड़ो, उसने स्पॉट अंदाज में कहा। जी, उसने हैरत अंगेज नज़रों से उसे देखते हुए कहा। कम सुनाई देता है? मैंने कहा शर्ट पकड़ो, वो दांत कुचकुचाकर बोला। दिया ने ड्रेसर पर पड़ी हुई शर्ट पकड़ी। बहुत पसंद आई थी तुम्हें, वो ब्रूज खाकर बोला। नहीं तो। अब वो शर्ट को पकड़े सर झुकाए बिल्कुल सीधी खड़ेगी थी जैसे सज़ा मिलने के बाद मुलाजिम। जाओ ये पहन कर आओ। जी? उसने जी को हैरतज़दा आवाज़ में खींच कर कहा जैसे उसे अपनी समाअतों पे यकीन ना हुआ। मैं इसे कैसे? वो बौखला कर रह गई। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, उसने पहलू बचाना चाहा। मैं पार्टी में जाता तो ऐसी शर्ट पहन कर जाता, मगर अब मैं यहीं रहूँगा और यहीं इसी कमरे में पार्टी करूँगा तुम्हारे साथ, और तुम ये शर्ट मुझे पहन कर दिखाओगी। मैं भी तो देखूँ तुमने मेरे लिए जो शर्ट तैयार की थी उसमें तुम कैसी लगोगी। आई एम सॉरी अमन, बस मैं मुझसे वो गलती से। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ कहती, बिल्कुल खामोश, जितना कहा है उतना करो। जाओ जल्दी। उसने दिया को वॉशरूम में जाने का इशारा किया। दिया मरे मरे कदमों से शर्ट लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती। सिर्फ शर्ट पहनने का मतलब है सिर्फ शर्ट। उसकी बेतुकी बात सुनकर दिया झटके से फ़ौरन मुड़ी और फ़क निगाहों से उसे देखने लगी कि शायद वो अभी हंस देगा और कहेगा कि मैं तो मजाक कर रहा था जैसे तुमने किया।
आई सेड गो। वो इस बार ग़ैज़ो ग़ज़ब के आलम में चिल्लाया। दिया की आंखों की पुतलियां हैरत से दो चंद हुईं, मगर उसकी धार से वह सहम कर फ़ौरन वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर उसमें बंद हो गई। उसे वॉशरूम में खड़े हुए 10 मिनट गुजर चुके थे। वो मखमसे का शिकार थी और ख़ुद को कोस रही थी कि दिया तूने क्यों उससे पंगा लिया, ये तो उल्टा मुझे पे पड़ गया। अब भुगत। 1 मिनट में बाहर आओ वरना मैं अंदर आकर खुद चेंज करवाऊंगा। बाहर से अमन की आवाज़ सुनाई दी तो उसके हवास मुख्तल होने लगे। फिर से 5 मिनट गुजर गए। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। अमन ने वॉशरूम की तरफ देखा। वो उसी ब्लैक शर्ट में मलबूस थी और कमर के गिर्द अपना दुपट्टा लपेट रखा था। एक हाथ से अपने बाल कान के पीछे उड़सती हुई दूसरे हाथ से दुपट्टे को अच्छी तरह से जकड़ा हुआ था, मान कहीं खुल ना जाए। वह शर्म के मारे अपनी नज़रें ज़मीन से उठा ही ना पा रही थी। अमन ने उसकी बोझल पलकों का दिलकश रक्स देखा तो पल भर को मेस्मराइज हुआ। दुपट्टा उतारो, वो दुरुस्त लहजे में बोला। अब की बार दिया के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। उसने अपनी कमर के गिर्द बंधे हुए दुपट्टे को मुट्ठियों में ज़ोर से जकड़ लिया। उसकी ग़ज़ाल आंखों से आंसू मोतियों के मानिंद टूट कर बिखरते हुए उसके गालों को भिगोने लगे। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं, अमन ने टेक लगाए आंखें मूंदे कहा। दिया को उसकी आवाज़ सुनाई दी तो वो कांप कर रह गई। उसकी हालत तो यूं थी गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। उसने दुपट्टा छोड़ दिया। अमन की नज़र फर्श पर गिरे हुए उसके दुपट्टे पर पड़ी। दिया को ढेरों शर्म ने आ घेरा। उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह वहाँ से रुपोश हो जाए। अमन की नज़र उसके बेदाग पाँव से होती हुई उसकी पंडलियों पर गई, मगर इससे ज़्यादा ऊपर न उठ सकी। दिया के आंसू उसके पाँव पे गिरे। अमन ने अपनी आंखों को बंद करके रुख बदला और करवट के बल होकर लेट गया। अब उसकी पुश्त थी दिया की तरफ। अगर मजाक सहने की हिम्मत नहीं हो तो मजाक किया भी मत करो। गॉट इट, नाउ गेट लॉस्ट। उसने एक तकिया उठाकर उसकी जानब गुस्से से फर्श पे फेंका और हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर मौजूद लैंप ऑफ कर दिया। फिर आंखें मूंद ली। दिया की जान में जान आई। वो वापस पलट गई। वॉशरूम में जाकर कपड़े तब्दील किए, मुंह धोया और बाहर निकल आई। कुछ देर तक वहीं दीवार से टेक लगाए खड़ी रही, फिर आहिस्तगी से अपनी जगह पर आकर लेट गई। कमरे में बिल्कुल खामोशी और अंधेरे का राज था। दोनों की सांसों की मध्यम आवाज़ ही बस एक दूसरे को खुद सुनाई दे रही थी। खुद से लड़ते लड़ते थकने लगा हूँ। उसने गहरी सांस ली और रुख पलट लिया। दिया को अपनी कमर के गिर्द उसकी आहनी गिरफ्त महसूस हुई तो वो जी जान से कांप कर रह गई। अमन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने हिसार में लिया। दिया की पुश्त अमन के सीने से लगी हुई थी। उसका दिल अमन की कुर्बत पर उछलकर हलक में आया। अमन की गर्म सांसें उसकी गर्दन को दहका रही थी। अमन, मेरी ज़ात और इज़्ज़त इतनी इर्ज़ा नहीं कि मैं ऐसे किसी कमज़ोर लम्हे की जद में आकर गवा दूँ। जब आप दिल से मुझे अपनाएंगे मैं अपना सब कुछ आप पे वार दूँगी, मगर इस तरह नहीं। उसने अमन खानज़ादा के बाजू को अपनी कमर के गिर्द से पीछे धकेला। अमन खामोश रहा। वो शायद उससे वाकई वक्ती तस्कीन हासिल करना चाहता था। अमन पीछे होकर आंखों पे बाजू रखे लेट गया। दिया कुछ देर तो उसके जवाब का या रद्द अमल का इंतज़ार करती रही, मगर उसकी तरफ से दोबारा कोई पेशरफ्त ना हुई तो वो भी सर तक कम्फर्टर ओढ़े हुए सोने की कोशिश करने लगी। कल ही सनाया और सफ़िया खानज़ादा तुर्की रवाना हुए थे। आज सुबह नाश्ते की टेबल पर भी वो नहीं आया था। बस दिया और वहाब खानज़ादा ही थे वहाँ। वो काफ़ी परेशान थी। क्या बात है दिया बेटा, तुम कुछ परेशान सी हो? उन्होंने उलझी उलझी से दिया को बगौर देखा। नहीं तो बाबा, वो जल्दी से बोली। फिर क्या बात है, खान ने कुछ कहा है? नहीं, आप नाश्ता करें बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ आप परेशान ना हो, आपके लिए टेंशन लेना अच्छी बात नहीं। उसने उनके आगे नाश्ते के लवाजमात रखे। खान क्यों नहीं आया? उन्हें तशवीश हुई। वो भी आ जाएंगे, उसने तसल्ली दी। तभी अमन खानज़ादा सीढ़ियाँ उतरता नजर आया। बाबा वो भी आ गए, देखें। वहाब खानज़ादा ने सीढ़ियों की तरफ देखा। वो अपनी ध्यान में चलता हुआ आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बाबा जान, कैसे हैं आप? वो उसको नज़रअंदाज करता वहाब खानज़ादा से, मैं ठीक हूँ लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे, क्या हुआ? उन्होंने पूछकर उन दोनों का जायज़ा लिया। उन दोनों की आंखें ही रद चके की गवाही दे रही थी। आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? उनकी बात पर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ खान। नहीं बाबा जान, वो सर झुकाते हुए बोला। आप बताओ दिया बेटा, उन्होंने उससे पूछा। कुछ नहीं बाबा, बस कुछ लोगों की किस्मत ही ऐसी होती है। उनकी ज़िंदगी में खुशियों की मुद्दत बहुत कम ही होती है। मेरी ज़िंदगी में भी इतनी ही थी। कुछ लोगों ने ना बदलने की कसम खा रखी है शायद, दिया ने आहिस्ता से कहा। अमन ने उसकी तरफ खुशमगी निगाहों से देखा। क्या हुआ दिया बेटा, अपने बाबा को बताओ। इसने कुछ कहा है तो मैं इसके कान खींचूंगा। उन्हें फिक्र हुई दिया के अफसुर्दा चेहरे को देखकर। बाबा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने अम्मा और बाबा के पास जाना चाहती हूँ, उसने बात बदली। ठीक है बेटा,
इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम जब मर्जी जाओ, तुम्हें खान छोड़ आएगा। लेकिन वो बात करते करते रुके। मैं जो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था वो चौंका। लेकिन क्या बाबा? दिया ने ताज्जुब से पूछा। लेकिन ये कि एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकना तुम उधर। घर खाली खाली लगता है तुम्हारे बगैर। सनाया और सफिया भी घर नहीं है। मैं तो सारा दिन बोर हो जाऊंगा। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। दिया ने अमन की तरफ देखा। बाबा, मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। वो उसकी खुद पर जमी नज़रों को नज़रअंदाज करता वहाँ से उठ गया। ये शायद रात वाली पेशरफ्त पे दिया के इनकार कर देने पे नाराज़गी का इजहार किया जा रहा था। वहाब खानज़ादा जानते थे कोई बात तो हुई थी उनके बीच जो वो बता नहीं रहे थे, लेकिन फिर वो खामोश थे क्योंकि वो अमन खानज़ादा में काफ़ी तब्दीलियाँ देख रहे थे, जो कि एक खुशकन बात थी उनके लिए। और उनकी सिक्स सेंस कह रही थी कि अब बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला था। अमन ने उनके लिए एक होटल का रूम बुक करवा दिया था। सनाया और सफिया खानज़ादा इस्तांबुल के उसी होटल में ठहरी हुई थी। आज नाश्ते से फारिग होने के बाद सनाया वहाँ से बाहर निकली और प्रिंस के बारे में मुख्तलिफ लोगों से पूछा। एक ने उसे बताया कि कल उसकी अंकारा में किसी ऐड की शूटिंग होने वाली है। सनाया उस मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स से सारी मालूमात ले चुकी थी जगह के बारे में। अब उसे इंतज़ार था तो कल का। वो वापस होटल में आई और सफिया खानज़ादा को इस बारे में बताया। कल फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, उन्होंने कहा तो उनकी आवाज़ में नकाहत महसूस हुई सनाया को। क्या हुआ अम्मी जान? मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, उसने तशवीश भरे अंदाज में कहा। बस जब से यहाँ आई हूँ वाकई तबीयत ठीक नहीं, शायद आबो हवा की तब्दीली की वजह से हुआ है। अम्मी, मैं होटल के रिसेप्शन से पूछती हूँ किसी डॉक्टर के बारे में, फिर उससे मेडिसिन लेते हैं। अरे सनाया बेटे, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी और तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हारा काम और बढ़ा दिया। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपसे बढ़कर कुछ अहम नहीं। प्लीज़ आप आराम करें, मैं अभी डॉक्टर का बंदोबस्त करती हूँ, वह तफक्कुर भरे अंदाज में कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो बिलाखिर डॉक्टर को ढूंढ कर लाने में कामयाब हो गई। डॉक्टर ने सफिया खानज़ादा का चेकअप किया और उन्हें मौसमी तब्दीली के बायस होने वाले बुखार की मेडिसिन दी। सनाया ने उन्हें गर्म दूध के साथ दवाई दी तो वह पुरसकून नींद की आगोश में चली गई। सनाया भी सुबह के बारे में सोचते हुए नींद की वादियों में उतर गई। सूरज ने चारों तरफ अपनी रोशनी फैलाई तो एक नए दिन का आगाज़ हुआ। सनाया सफिया खानज़ादा को सुबह की मेडिसिन दिए अब अबाया पहने तैयार हो चुकी थी। अम्मी, मैं चलती हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूँगी। आपको कुछ भी चाहिए हो तो रिसेप्शन पर कॉल कर लीजिएगा। सनाया बेटे, दूसरे शहर जाना है, तुम अकेली कैसे जाओगी? वो परेशान कुन नज़रों से उसे देखते हुए बोली। अम्मी, आप ही तो कहती हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और भला खुदा से बढ़कर साथ भी भला किसी का हुआ है? मुझे मेरे अल्लाह ही काफ़ी है, वो पूरे एतमाद अंदाज में बोली। इस छोटी सी बच्ची पे अल्लाह ताला आपने कितनी बड़ी आजमाइशें डाल दी। अपनी उम्र से पहले ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रही है। वो दिल में सोचने लगी। अच्छा अम्मी जान, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। सनाया अंकारा पहुँच चुकी थी। उसने उस मीडिया के आदमी से कल ही एड्रेस ले लिया था। बिलाखिर वो शूटिंग सेट पे पहुँची। वहाँ लोगों का एक हजूम जमा था। कई लोग उसकी ऐड की शूटिंग देखने आए हुए थे। ये किसी सिगरेट का ऐड था। उसकी नज़र सामने उठी जहाँ एक कैमरामैन उसे कैमरे में फोकस किए हुए था। डायरेक्टर उसे गाइड कर रहा था कि अब वो ऐसे करे, ऐसे चलकर सिगरेट का मरगोला हवा में छोड़ते हुए चलकर इधर से उधर आए। वो 3 पीस सूट में मलबूस, अपने बालों को जेल से सेट किए मखरूर अंदाज में सिगरेट 2 उंगलियों में दबाए, कभी उसे लबों में रखकर उसका धुआं हवा में उछाल देता, कभी उसकी राख को झटक देता। सनाया ने उसे देखा तो उसकी नज़र पलटना भूल गई। वो वाकई अपने नाम की तरह किसी रियासत का शहजादा ही था। उस दिन तस्वीर में देखा था, मगर आज हकीकत में देखकर उसे लगा कि ये तस्वीर के बजाय असल में ज़्यादा वजी है। उसे अपनी किस्मत पर रश्क हुआ उस नीली आंखों वाले शहजादे को देखकर। यूँ देखते रहना उसे अच्छा नहीं मोहसिन, वो कांच का पैकर है, तू पत्थर तेरी आंखें। ऐड की शूटिंग ख़त्म हुई तो सब हेल्पर सामान समेटने लगे। इससे पहले कि प्रिंस वहाँ से निकलता, सनाया तेज़ कदमों से चलते हुए उसके पास आई। रुकिए प्लीज़, मुझे आपसे बात करनी है। सनाया ने उसे हाँक लगाई। प्रिंस ने पलट कर देखा। यस, वो सवालिया नज़रों से अब्रू उचकाते हुए पूछने लगा। वो मैं उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर बात का आगाज़ कैसे करे। वो उसकी शानदार पर्सनैलिटी से मरूब होकर थोड़ा हिचकिचा रही थी। टेल मी फास्ट व्हाट हैपेंड, वो अपनी कलाई पे बंधी रिस्ट वॉच को देखकर बेजारी से बोला। उसने जब पलकों को जुम्बिश दी, रायगा सब गुफ्तगू के फन गए। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, वो आहिस्ता आवाज़ में मिनमिनाते हुए बोली। व्हाट द हेल, वो जितने आहिस्तगी से बोली मुकाबिल उतनी गरजदार आवाज़ से धाड़ा। ऐड की लोकेशन पर मौजूद असिस्टेंट्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ साथ आवाम भी उसकी आवाज़ सुनकर उन दोनों की तरफ मतवज्जा हुई। आवाम में मौजूद चंद अफराद ने मोबाइल कैमरा ऑन कर लिए। उन्हें तो कोई नई ब्रेकिंग न्यूज़ मिलने वाली थी।
मैं सच कह रही हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बाबा, वो बमुश्किल लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली और इर्द गिर्द मौजूद लोगों के हजूम को सहमी हुई निगाहों से देख रही थी जो सब उनकी तरफ ही मतवज्जा थे। अ बिग जोक ऑफ द डे, वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसा। बच्चा, और वो भी तुम जैसी पर्दा नशीन से, इम्पॉसिबल, हा हा हा। मेरी लाइफ में हज़ारों लड़कियां आई और गईं, कितनों ने दावा किया मुझे अपने बच्चे का बाप बनाने का, मगर कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर तुम्हारी जगह कोई अल्ट्रा मॉडर्न लड़की होती तो उसकी बात कुछ देर के लिए मैं सच मान भी लेता, मगर तुम जैसी हिजाबन, आई हेट ऑफ दिस दुपट्टा एंड ऑल ऑफ नॉनसेंस लाइक दिस। वो नफरत सता लहजे में बोला, आखिर में इस्तेहज़ाइया अंदाज से हंसा। हंस हंस कर वो करते हैं मेरे प्यार की तौहीन। मैं कहती हूँ मर जाऊंगी, वो कहता है आमीन। उसके खुरदरे अंदाज पे सनाया का दिल टूट कर किरचियों की मानिंद बिखरा, जिसकी चुभन उसे अपनी आंखों में आंसुओं के गर्म लावे के निकलने से महसूस हुई। वो सरता पाया अबाए में मलबूस अपने आप को छुपाई हुई थी। उसकी बातों पे झंझला कर बोली। आज उसने बीच चौराहे में उसकी ज़ात की नफ़ी करके उसकी बची कुची इज्जत को रौन दिया था। मुझे नहीं, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है, इसीलिए ना जाने कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ। तुम नाम दोगे इसे, वो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो अब सारे लिहाज बालाए ताक रखकर अब की बार ज़ख्मी नागिन की तरफ हंकारी और उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोच कर झंझोड़ने लगी। छोड़ो मुझे, अपनी हद में रहो। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। ऐसे तुम किसी और का गुनाह मेरे सर पे नहीं थोप सकती। एक झटके से उस अनजान सनफ़े नाजुक को खुद के वजूद से दूर धकेलते कदरे दरुश्त लहजे में बोला था। तो क्या वो उसे याद नहीं? वो भूल चुका था उसे? ये पहला ख्याल था जो मुकाबिल वजूद के अल्फाज और अमल से सनाया के दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर मैं इन्हें नहीं भूल सकी तो ये कैसे मुझे भूल सकते हैं? हमारी शादी को, उस रात को। क्या कहा आपने? आप मेरी गलत फहमी है। आप वो नहीं जिसे मैं जानती हूँ, जिसने मुझसे निकाह किया और उस रात। आगे का जुमला बोलने से ज़बान ने इनकार कर दिया। काश कि वो एक बार कहते, हाँ मुझे सब याद है। उसके दिल में मोहम सी आवाज़ बुलंद हुई। देखो, तुम आराम से यहाँ से चली जाओ, वरना एक सेलिब्रिटी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में अरेस्ट करवा दूंगा। बस सफाकियत से बोला। सनाया उसके इनकार पर अंगुश्त बदनिदा रह गई। उसकी आंखों से आंसू भल भल बहने लगे, मगर मुकाबिल पत्थर का साबित हुआ था। उस पर सनाया के आंसुओं का रत्ती बराबर भी असर नहीं पड़ा। आप मेरा पीछा छोड़ने का क्या लेंगी मैडम? जितने पैसे चाहिए आप वैसे ही कह दें। यूँ मुझे मीडिया के सामने जलील करवाने का क्या मतलब? लगता है आप भी मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ बनने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। मुकाबिल का इस्तेहज़ाइया लहजा इस सनफ़े नाजुक के दिल को ज़ख्मी करता साकित कर गया। ओह, मेरी गलती है। मैं वाकई गलत जगह पे वफा ढूंढने निकली थी। सच कहते हैं, जब तक ठोकर ना लगे इंसान संभल कर चलना कैसे सीख लेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त रहते ही मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आपके पीछे कभी नहीं आऊँगी अपनी हैसियत का तायुन करवाने, वो पुख्ता अंदाज में बोली। व्हाटएवर। प्रिंस चेहरे पे नागवारी सजाए वहाँ से निकल गया और जाकर अपनी कीमती गाड़ी में बैठा तो उसके ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सनाया वहीं खड़ी रही जब तक उसकी धूल उड़ाती हुई गाड़ी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। वो आज इतने दिनों के बाद आई थी अपने वालिदैन से मिलने। उसको ड्राइवर छोड़ कर गया था, लेकिन लेने अमन खानज़ादा नहीं आना था। ये बाबा का हुक्म था, जिसको वो ना चाहते हुए भी मान गया था। क्या हुआ फरीहा? उसकी दोस्त जो साथ वाले घर में रहती थी, उसे जब पता चला कि दिया घर आई है तो वो भी उससे मिलने चली आई। कुछ देर रस्मी गुफ्तगू के बाद दिया ने जब फरीहा को मामूल से ज़्यादा खामोश देखा तो पूछा, फरीहा क्या हुआ? तुम ऐसे चुप चुप से क्यों हो? मैं जब से आई हूँ तुम्हें ऐसी ही परेशान और दुखी सा देख रही हूँ। उससे रहा ना गया तो जैसे ही हाजरा दिया के वालिदा किसी काम से कमरे में गई, दिया ने उससे पूछ लिया, लेकिन फरीहा पता नहीं किन सोचों में गुम थी जो उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ फरीहा, क्या हुआ है तुम्हें? उसने फरीहा को कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए दोबारा सवाल किया। कुछ भी नहीं हुआ, वो होश में आते ही चौंक कर बोली और फिर से देखने लगी। क्या मतलब तुम्हारा कुछ नहीं हुआ? तो फिर तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए? वो झंझला कर बोली, बताओ जल्दी। कुछ नहीं हुआ, वो आहिस्ता से बोली। तू बता रही है या नहीं? उसको भी गुस्सा आने लगा। वो दिया मेरा शौहर। इतना कहकर वो रोने लग गई। दिया को परेशानी हुई। क्या हुआ तुम्हारे शौहर को और तुम रो क्यों रही हो? वो जल्दी से उसके करीब आई। मेरा शौहर मुझे यहाँ छोड़ गया, बहुत नाराज़ है वो मुझसे। लेकिन क्यों? अब के उसको ताज्जुब हुआ। वो कहता है कि मुझे उस पर एतबार नहीं, मैं शक करती हूँ उस पर। उसने सूसू करते हुए बताया। शक? कैसा शक? दिया को उसकी टूटी फूटी बातों की समझ नहीं आ रही थी। वह दिया मुझे उसके मोबाइल पे कुछ जनाना कपड़ों की तस्वीरें नज़र आईं।
मैंने उससे पूछा कि तुमने ये नए जोड़े किसको लेकर दिए हैं? मुझे तो इनमें से एक भी नहीं लेकर दिया। ज़रूर बाहर कोई रखी होगी जिसे ये सूट लेकर दिए हैं तुमने। मैंने उसको गुस्से में कह दिया कि मैंने बात नहीं करनी तुमसे। अब तब से वो बात नहीं करा और वो कहता है कि हमारे रिश्ते में अब से ही एतबार नहीं है। तो फिर हमने आगे क्या साथ चलना? फरीहा की बात सुनकर एकदम से उसको झटका लगा था। एतबार? उसने दोहराया। एतबार तो उनके रिश्ते में भी नहीं था, बल्कि एतबार वाली कोई बात तक नहीं थी उन दोनों के रिश्ते में। वो कहता है कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए एतबार बहुत ज़रूरी है। अगर एतबार ना हो तो कोई भी ताल्लुक़ आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो निकाह का हो या रुखसती के बाद मियाँ बीवी का। फरीहा बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन उसके कान में एक ही बात गूंज रही थी, एतबार ना हो तो कोई भी ताल्लुक़ नहीं चल सकता। और ठीक ही तो कह रहा था फरीहा का शौहर भी। तुम ही बताओ दिया, अब मैं क्या करूं? वो उससे मशवरा मांग रही थी। देखो फरीहा, तुम्हारे शौहर ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर तुम्हें उस पर एतबार ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा इस ताल्लुक़ का? भरोसे के बगैर ताल्लुक़ बोझ बन जाते हैं, और जो बोझ ज़्यादा बढ़ जाए, जो ज़्यादा देर उठाया नहीं जा सकता। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी कुछ मान कर और कभी कुछ मनवा कर। उसने फरीहा को आराम से समझाया। लेकिन दिया, मुझे उस पर बहुत एतबार है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, लेकिन वो समझता ही नहीं। बस मुझे ये डर है कि वो मुझसे दूर ना हो जाए और किसी और लड़की के चक्कर में ना फंस जाए। तुम्हें तो पता है ना कि औरत अपने शौहर की मोहब्बत में बंटवारा नहीं कर सकती। फरीहा ने अपने अंदर की बेचैनी अपने दोस्त से शेयर की। अगर तुम्हें उसकी हर बात पर यकीन है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। जो हमारा होता है ना, वो हमेशा हमारा ही रहता है। वो जहाँ कहीं भी चला जाए, आखिरकार उसे लौट कर आना हमारे पास ही होता है। उससे अपनी बात की माजरत कर लो। तुम्हारी बातों से शायद उसका भी दिल दुखा हो। मोहब्बत में अना नहीं होती। अगर इंसान को मोहब्बत हो तो पहल करके माफ़ी मांग लेने में कोई हर्ज नहीं। अगर मोहब्बत में आना आ जाए तभी दूरियां पैदा होती हैं और रिश्ता ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर उनको वक्त रहते ही सुलझा लें तो ज़िंदगी सहल हो जाती है। उसने फरीहा को कंधों से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया और उसके आंसू साफ करके उसको प्यार से समझाया। लेकिन दिया, वो तो मेरे इल्ज़ाम पे मुझसे बहुत नाराज़ है। मान तो जाएगा ना? शायद वो भी समझ गई थी उसकी बात। हाँ, मान जाएगा, परेशान मत होना। मुझे बाद में पता चला था कि वो किसी मशहूरी की तस्वीर थी उसके मोबाइल में। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। वैसे दिया, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो ना, जो भी पूछना है। दोस्तों में हिचकिचाहट कैसी? तुम्हें अपने शौहर पर एतबार है? उसका सवाल सुनकर दिया को झटका लगा। तुम्हें मुझसे ये सवाल करने की क्या सूझी? उसने अबरूज चढ़ाए। दिया, मैं हर बात तुमसे शेयर करती हूँ, क्या तुम मुझे नहीं बता सकती? उसने ज़िद की। हाँ, है मुझे उन पर एतबार, ख़ुद से भी ज़्यादा एतबार, क्योंकि हमारे रिश्ते ही ऐसा है। अगर हम एक दूसरे पर एतबार नहीं करेंगे या एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसने आहिस्ता से कहा और उसके पास से उठकर बाहर जाने लगी ताकि उसके मज़ीद जानलेवा सवालात से बच जाए। और मोहब्बत? फरीहा के अगले सवाल ने उसके कदम जकड़ ली और वह वहीं थम गई। एक बात का जवाब देकर वो उसको टाल चुकी थी, लेकिन अब दूसरे सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था। लेकिन फरीहा की तसल्ली के लिए उसने कोई तो जवाब देना ही था। वह चंद लम्हे साकित खड़ी रही। क्या हुआ दिया, किसी सोच में पड़ गई? जो इंसान निकाह के पाकीज़ा बंधन के बाद हमारा महरम बन जाए, उससे मोहब्बत होना एक फितरी अमल है। हर मशरकी लड़की को शादी के बाद अपने शौहर से मोहब्बत हो ही जाती है। हाँ, मुझे भी है मोहब्बत खान से, उसने मजबूत लहजे में कहा और वहाँ से बाहर सहन की तरफ निकली। लेकिन सहन के दरवाजे में इस्तादा अमन खानज़ादा को देखकर उसके कदम ठठक कर रुक गए। दिया ने उसके चेहरे को देखा, जहाँ पर अब भी वही असली संजीदगी थी। उसने घबरा कर फ़ौरन उसे सलाम किया। अमन खानज़ादा उसे शादी के बाद आज पहली बार लेने आया था और गैर इरादी तौर पर वह उन दोनों की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ सुन चुका था। इतना सब कुछ होने के बाद भी दिया के मुँह से इजहार मोहब्बत सुनकर वह शॉक्ड हो गया था। घर चलें? उसने स्पॉट अंदाज में पूछा। बेटा जी, अंदर आइए, आज पहली बार यहाँ आए हैं, आपको यूं तो बिना खाए पिए जाने नहीं देंगे। हाजरा ने जब अपने दामाद को पहली बार अपनी दहलीज पर खड़े देखा तो खुश दिली से कहा। अमन इनकार न कर सका और वो उनकी मायत में अंदर आ गया। अबाद भी आ चुके थे। सब ने मिलकर खुशगवार माहौल में रात का खाना खाया। फिर वो दिया को अपने साथ लिए घर वापस आ गया। वह शिकस्ता वजूद लिए छोटे छोटे कदम उठाती हुई चली जा रही थी कि उसकी नज़र सामने पुल पे खड़ी हुई एक लड़की पे पड़ी। सनाया के ढीले वजूद में यकदम जैसे बिजली सी भर गई। वह तेज़ कदमों से भागते हुए पुल पे आई। ये क्या कर रही हैं आप? सनाया ने उस लड़की का बाजू पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया। मर जाने दो मुझे, क्या करूँगी ऐसी ज़िंदगी जीकर जिसमें वही नहीं? वो रोते हुए बोली। आप ऐसे कैसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती हैं? ये ज़िंदगी अल्लाह पाक का दिया गया तोहफ़ा है। ख़ुदकुशी हराम है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेगा और इसी अज़ाब में मुब्तला रहेगा जिस अमल के ज़रिए उसने ख़ुदकुशी की। इंसान का अपना जिस्म और ज़िंदगी उसकी ज़ाती मलकियत और किसी की नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की अता करदा अमानत है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की ऐसी अजीम नेमत है जो बकिया तमाम नेमतों के लिए असास की हैसियत रखती है। यही वजह इस्लाम ने ख़ुदकुशी सुसाइड को हराम करार दिया है। इस्लाम किसी इंसान को ख़ुद अपनी जान तल्फ़ करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। ज़िंदगी और मौत का ताल्लुक़ मालिक हकीकी अल्लाह ताला है। जिस तरह किसी दूसरे शख्स को मौत के घाट उतारना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के मुतरादिफ करार दिया गया है, उसी तरह अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना या इसे बिला वजह तल्फ़ करना भी अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदीदा फ़ेल है। इरशाद रब्बानी है, और अपने ही हाथों ख़ुद को हलाकत में ना डालो और साहिबाने एहसान बनो, बेशक अल्लाह एहसान वालों से मोहब्बत फरमाता है। अभी चंद दिन पहले ही तो सफिया खानज़ादा ने उसे ये सब बताया था तफसील से, जब वो अपनी ज़िंदगी से ऐसे ही बेजार थी। सनाया भी उनकी ये बातें सुनकर ख़ुदकुशी जैसे हराम फेल का इरादा तर्क कर चुकी थी, और आज ये अनजान लड़की भी अपने साथ वही करने जा रही थी तो सनाया ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। हालांकि वो उस वक्त ख़ुद को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी रेत की तरह उसके हाथों से फिसलती जा रही है। प्रिंस के साफ इनकार पर बुरी तरह कर्ब में मुब्तला थी। उसे ख़ुद किसी का सहारा चाहिए था, अपना गम भुलाने को, बांटने को, मगर उसने अपना गम भुलाकर एक अनजान की मदद की। उस लड़की ने सनाया की बातें सुनकर हैरत ज़दा नज़रों से उसे देखा। आज पहली बार उसे किसी ने इस तरह इस्लाम का हवाला देकर समझाया था। हालांकि वो भी मुसलमान थी, मगर सिर्फ नाम की। आपको जिसने भी गम दिया है उसे भूल जाएं, बस अपने अल्लाह को याद रखें कि उसने ऐसा काम करने से मना फरमाया है। सनाया ने उसका हाथ पकड़कर आसान से समझाया। कौन हो तुम? उसने सनाया से पूछा। उस लड़की ने हैरत से पूछा मेरा नाम सनाया है, आएँ प्लीज़ यहाँ से। उसका हाथ पकड़कर पुल से उतरकर अब रोड की दूसरी तरफ चल रही थी। आपका नाम क्या है? सनाया ने उस लड़की से पूछा। हेज़ल काया, उसने नम आंखों से देखते हुए कहा। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नई किस्त के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।